नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, युवा संसद में बच्चों को विधानसभा की कार्रवाई के बारे में जानने का मौका मिलेगा। विधानसभा से प्रदेश में होने वाले विकास की जानकारी मिलेगी। इससे बच्चे जान सकेंगे कहाँ कॉलेज बनेंगे, कहाँ स्कूल खुलेंगे, कहाँ सड़कों का विस्तार होना है। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे विधानसभा की बारीकियों को जरूर सीखें। इस बार विधानसभा में युवाओं को जमकर मौका मिला है। युवा देश की दशा और दिशा बदल सकता है, लेकिन आज कुछ ड्रग्स माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी ही बच्चों की भी है। एक एक व्यक्ति की देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। प्रदेश में फिटनेस सेंटरों की मनमानी रोकने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला किया। अब प्रदेश के सभी फिटनेस सेंटरों की इंटर रीजनल जांच होगी। परिवहन विभाग के तमाम प्रयासों के बाद भी फिटनेस सेंटरों का फर्जीवाड़ा कम नहीं हो रहा। फिटनेस सेंटरों की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि बिना गाड़ी के आए फिटनेस जारी करना। अभी भी प्रदेश के कई फिटनेस सेंटर ऐसे हैं जो वाहन के आए बिना ही फिटनेस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही फिटनेस योग्य नहीं होने के बाद भी वाहनों को फिटनेस बनाई जा रही है। कई जगह ऐसे भी सेंटर हैं जो मनमानी शुल्क वसूल रहे हैं। परिवहन विभाग ने बीते कुछ दिनों में ऐसे फिटनेस सेंटरों पर सख्ती बरती है, लेकिन इसके बाद भी फिटनेस सेंटर संचालकों की मनमानी नहीं रुक रही। इसका सबसे बड़ा कारण है स्थानीय स्तर पर फिटनेस सेंटर संचालक और परिवहन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को 9वीं बैठक हुई। विपक्ष की ओर से इस बैठक में शामिल होने के लिए केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, लेकिन वे भी बोलने का मौका नहीं देने और उन्हें 5 मिनट में स्टॉप कर देने का आरोप लगा बैठक से बाहर निकल गई। सरकारी सूत्रों का कहना है कि माइक बंद करने का ममता बनर्जी का दावा गलत है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही बैठक से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मैंने बैठक का बहिष्कार किया है। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10 से 12 मिनट तक अपनी बात कही, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने के बाद ही रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और इस बैठक में इसलिए भाग ले रही हूँ क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में मेरी अधिक रुचि है। मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है और मैं बाहर आ गई। ममता बनर्जी ने योजना आयोग को वापस लाने की भी बात कही। उधर नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल नहीं हुए। बिहार का प्रतिनिधित्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर 27 दिन में 9वां आतंकी हमला हुआ। सुरक्षा बल आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एलओसी के पास कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर एक आतंकी ढेर किया। सुबह आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन में जुड़े सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इसमें सेना के 3 जवान घायल हो गए। फिलहाल कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पुलिस ने 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। बताया जा रहा है कि वे डोडा के ऊपरी इलाके में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रत्येक आतंकवादी की सूचना देने पर 5 लाख रुपए नकद देने का ऐलान किया। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारतीय निशानेबाज शनिवार को ओलंपिक खेलों के 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन चरण में बाहर हो गए। भारत की 2 जोड़ियां इस स्पर्धा में भाग ले रही थी। रमिता और अर्जुन बाबूता 628.7 के कुल स्कोर के साथ छठे, जबकि इलावेलिन वलारिल और संदीप सिंह 626.3 के कुल स्कोर के साथ 12वें स्थान पर रहे। रमिता और अर्जुन की जोड़ी ने एक समय उम्मीद बनाई थी। यह भारतीय जोड़ी 3 शॉट शेष रहते 5वें स्थान पर थी, लेकिन आखिर में पदक राउंड के कट ऑफ से 1.0 अंक पीछे रह गई। अर्जुन ने दूसरी सीरीज में शानदार शुरुआत की और 10.5, 10.6, 10.5, 10.9 का स्कोर बनाया। रमिता ने दूसरी सीरीज में 10-2, 10-7, 10-3, 10-1 का स्कोर बनाया। इससे यह जोड़ी शीर्ष 8 में तो पहुंच गई, लेकिन पदक राउंड में जगह बनाने के लिए यह स्कोर पर्याप्त नहीं था।
पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारत के एकमात्र नौकायान खिलाड़ी बलराज पवार पुरुष एकल स्कल स्पर्धा की पहली हीट में चौथे स्थान पर रहे और अब रैपुचेंग में हिस्सा लेंगे। 25 साल के बलराज ने 7 मिनट 7.11 सेकंड का समय लिया। वह न्यूजीलैंड के थॉमस मैकिंटोश, स्टीफनोस एन स्टोकोस और अब्देल लाखेल एल्बाना से पीछे रहे। प्रत्येक हीट से शीर्ष 3 ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। रैपुचेंज के जरिए बलराज को सेमीफाइनल या फाइनल में जगह बनाने का दूसरा मौका मिलेगा। बलराज चीन में 2022 एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहे और कोरिया में एशियाई तथा ओशियाना ओलंपिक क्वालिफिकेशन रेगाटा में कांस्य पदक जीता था। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। सरकार आलू की मांग को पूरा करने के लिए अन्य देशों से सहायता लेने की तैयारी कर रही है, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। सरकार पड़ोसी देश जैसे भूटान जैसे अन्य देशों से आलू का आयात करने का विचार कर रही है। सब्जियों के दाम अभी भी कम नहीं हुए। टमाटर और प्याज के दाम आसमान पर हैं, जिसके बाद अब आलू के दामों में भी वृद्धि हुई है। आलूओं के स्टॉक में भी कमी आ रही है, लेकिन सरकार जल्द ही आलूओं के दाम पर भी लगाम लगा सकती है। सरकार का कहना है आलू के उत्पादन में कमी होने के कारण इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सरकार जल्दी भूटान से आलू के आयात को लेकर मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा अन्य देशों से भी आलू का आयात किया जा सकता है। भारत सरकार कुछ चीनी कंपनियों पर निवेश प्रतिबंधों को कम करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। यह एक ऐसा कदम है जो दक्षिण एशियाई राष्ट्र को अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। सूत्रों के अनुसार सौर मॉड्यूल और महत्वपूर्ण खनिज जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में चीनी कंपनियों को छूट देने के बारे में चर्चा चल रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य सुरक्षा संबंधित विभाग इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। वर्ष 2020 में दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच सीमा पर हुई घातक झड़प के बाद भारत चीन संबंधों में गिरावट आई, जिससे नई दिल्ली ने चीनी व्यवसायों पर सख्त नियम लागू किए, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और वीजा अप्रूवल को भी धीमा कर दिया। भारतीय फर्मों का कहना है कि प्रतिबंधों ने उनके संचालन को नुकसान पहुंचाया और इस क्षेत्र में फैक्ट्री हब बनने की सरकार की क्षमता को कमजोर कर दिया। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। पाकिस्तान ने लद्दाख के द्रास में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को बयानबाजी करार देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इससे कश्मीरी लोगों को दबाने के भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान नहीं हट सकता। भारत ने शुक्रवार को 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया और देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की वीर गाथा को याद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वे आतंकवाद का उपयोग करके प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुश्मन के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनैक्सी सिपड़ोन से मुलाकात की और दक्षिण पूर्व एशियाई देश में भारतीय नागरिकों की तस्करी का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं ने रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विकास साझेदारी एवं सहयोग पर भी चर्चा की। जयशंकर ओसियान की बैठकों में शामिल होने के लिए लाओस पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन की राजधानी में है। उन्होंने बैठक में हिस्सा ले रहे अन्य विदेश मंत्रियों के साथ ही सिपड़ोन से मुलाकात की। उन्होंने लाओस पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान साइबर ठगी केंद्रों के माध्यम से भारतीय नागरिकों की तस्करी का मुद्दा उठाया। जयशंकर ने कंबोडिया और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों से इस मामले पर भी चर्चा की। जयशंकर ने ओसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए लाओस को भारत की ओर से पूर्ण समर्थन भी दिया।